नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। हाल के गुजरात चुनाव में, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बोल चुके हैं, रिकॉर्ड टूटने के भी रिकॉर्ड टूटे। और इस पर बात करने के लिए हमारे आज के खास मेहमान, जो खुद भी ऐसे ही रिकॉर्ड बना चुके हैं, हर्ष संघवी 37 साल के हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं। आपसे पहला सवाल यही है, ये जो रिकॉर्ड का टूटना है, ये क्या दिखाता है? देखिए, ये बयां कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता का एक अटूट संबंध है। और ये संबंध कोई सत्ता का संबंध नहीं है। ये संबंध विश्वासों का संबंध है, विकास का संबंध है, मोदी जी और प्रत्येक गुजरातियों के बीच का दिल का संबंध है। ये चुनाव में खास तौर पे आपने देखा होगा कि विपक्षी दलों द्वारा खास तौर पे गुजरात को, मेरे गुजरात के लोगों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और गुजरात की जनता ने ये चुनाव को, खास तौर पे ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लड़ा, ये चुनाव गुजरात की जनता ने लड़ा है। और गुजरात की जनता ने गुजरात को बदनाम करने वाले एक एक व्यक्तियों को ढूंढ ढूंढ के सबका हिसाब किया है। कौन है जो बदनाम कर रहे थे? आपने नहीं देखा? आप तो बड़े तेज पत्रकार हो, कई सालों से आपने कई चुनाव देखे हैं। मेरे गुजरात की धरती को बदनाम करने का प्रयत्न किया, गुजरात के लोगों के बीच में समाज के नाम पे कैसे बंटवारा हो, वो हर मुमकिन प्रयास उन्होंने किया। लेकिन कहीं ना कहीं गुजरात के नागरिक बहुत ही देशभक्त हैं और कहीं ना कहीं मोदी जी का गुजरात के हर एक व्यक्तियों के साथ एक दिल का नाता है और उसके कारण ये सफल नहीं हो पाए। तो आप उनका नाम भी नहीं लेना चाहते हैं जिन्होंने बदनाम किया गुजरात को? आप खुद भी नहीं लेना चाहते हो तो मैं कैसे लूंगा? क्योंकि इंटरव्यू आपका है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि मैं आपसे सवाल पूछूं। आप हर एक व्यक्ति को जानते हो अच्छी तरह से। ये बताइए, अगर रणनीति की बात करें, उसको समझने की कोशिश करें, जब चुनावों की घोषणा हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने कपराड़ा में पहली रैली की और उन्होंने कहा कि मेरा यह सौभाग्य है कि मैं आदिवासी समाज का आशीर्वाद ले रहा हूं, मेरे लिए ए फॉर आदिवासी है। कितना महत्वपूर्ण रहा ये आदिवासी वोट इस बार? हम थोड़ी डिटेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। मोदी जी ने 2002 से लेके गुजरात के हर एक क्षेत्र के लिए, उनके विकास के लिए जो संघर्ष और साहस किया है, और खास तौर पे ये आदिवासी सीट्स जो है, आदिवासी क्षेत्र के अंदर मोदी जी ने हर एक विकास के मुमकिन प्रयास करके विकास के बहुत ही बड़े कार्य किए हैं। उसके कारण आज 20 साल के बाद हमें एक ऐतिहासिक रिजल्ट मिला है। वो काम 2002 से अगर आप देखोगे तो आदिवासी क्षेत्र के गांवों में बिजली का, घरों में पानी का काम, आयुष्मान भारत के ये कार्ड के काम, ये बहुत ही बड़े पैमाने पे हुआ है। आदिवासी क्षेत्र के विकास गुजरात में मोदी जी के कार्यकाल में बहुत ही अच्छी तरह से जो आगे बढ़ा है, उसका आज ये रिजल्ट मिल रहा है। तो 2002 से मोदी जी के साथ गुजरात के नागरिकों ने संघर्ष और साहस किया है, तभी आज आदिवासी पूरे, अगर आप बेल्ट में देखोगे तो कांग्रेस और विपक्षी दल साफ हो चुका है। इसमें हमने देखा कि मोदी जी ने किया, गृह मंत्री जी को भी बहुत सारी वो सीटें मिली, अमित शाह जी को, जहां बीजेपी पिछली बार हारी। वहां कैसा प्रदर्शन रहा और वो कितना महत्वपूर्ण रहा उनका रोल? अमित शाह जी मैक्सिमम ट्राइबल सीट्स पे उनका प्रवास हुआ है। वो हर एक सीट हम जीते हैं। हालांकि जहां जहां वो गए हैं वो सीट हमारी नहीं थी। आप निजर व्यारा देख लीजिए, आप नर्मदा डिस्ट्रिक्ट की सीट देख लीजिए, आप दाहोद की सीट्स देख लीजिए, आप उत्तर गुजरात की सीट्स देख लीजिए। मैक्सिमम ट्राइबल सीट्स पे अमित शाह जी का जाना हुआ है। एक काम जो उन्होंने किया और वो था कि किस तरह से जो दूध उत्पादन के कोऑपरेटिव्स हैं, चाहे वो बनासकांठा हो, साबरकांठा हो, आनंद हो, पंचमहल हो, महसाणा हो, यानी गुजरात में जो 280 लाख लीटर दूध पर दिन आता है, वहाँ 75% इन इलाकों से आता है। कोऑपरेटिव्स पर उन्होंने काम किया, जहां एक जमाने में कांग्रेस की पकड़ होती थी। क्या ये कुछ पहले से था कि इस पर काम करना है, इसलिए वो मंत्री भी शायद बने, या ऐसा कुछ था? इसमें कुछ आप विस्तार से बता सकते हैं? पहले भी मोदी जी और अमित शाह जी कोऑपरेटिव सेक्टर को बहुत ही सपोर्ट करते थे। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अमित शाह जी यहाँ के गृह मंत्री थे,
और खास तौर पे अमित शाह जी ने चुनाव से पहले भी और पिछले कई समय से, जब से वो कोऑपरेटिव मिनिस्टर बने हैं, तब से कोऑपरेटिव सेक्टर के विविध ऐसे सेक्टर्स है, जैसे ये दूध की आपने बताया जो अमूल के साथ जुड़ी हुई कई साबर डेयरी है, बनास डेयरी है, उसके अलावा बैंक्स जो है, ये सबको कहीं ना कहीं लोगों को नीचे तक फायदा कैसे पहुंचाया जाए, डेयरी के सेक्टर के मदद से लोगों की आमदनी कैसे बढ़ी। मोदी जी और अमित शाह जी ये विषयों पे खास तौर पे गंभीरता पूर्वक गुजरात में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, और उसके कारण भी हमें बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। आज ये जितनी भी डेयरी आप देख रहे हो, चाहे वो बनास हो, साबर है, ये सभी डेयरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको वो डेयरियों को चला रहे हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि यहाँ पे कांग्रेस का कहीं ना कहीं डेयरियों पे कब्जा हुआ करता था। आपने जो बनास डेयरी की बात की है, मैं बनासकाठा की अगर आपको बात करूंगा तो बनासकाठा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, शायद दुनिया में आपको हर जगह पे अर्बनाइजेशन जरूर से दिखेगा, लेकिन बनासकाठा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे शहरों से लोग वापस अपने गांव जा रहे हैं। उसमें 3 कारण है। एक तो ये दूध की डेयरी, दूसरा पानी हर खेत तक पहुंचा तो एग्रीकल्चर, और तीसरा वहां पे जिस प्रकार से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो मार्केट ग्रो हुआ है, उसके कारण ये तीनों चीजों को साथ में मिलाओगे तो लोग अर्बन एरिया से छोड़ के वापस रूरल एरिया तक जा रहे हैं। एक अमित भाई की ये बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति थी कि कहीं ना कहीं ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं, वो कोऑपरेटिव सेक्टर्स को, लोगों को, अगर आप दूध है तो दूध भरने में गांव गांव तक दूध जाता है, गांव की हर एक बहनें वो दूध से जोड़ती है, तो कहीं ना कहीं दूध भरने वाली जो गोपालक बहनें हैं, वो सभी को इससे जोड़ने में हमें बड़ी सफलता मिली थी, और वही सफलता के कारण आज हमें ये सब सीट्स पे भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी मिली है। पहले मोदी जी ने पिछले साल ये सब अलग अलग कोऑपरेटिव सेक्टर्स की बड़ी बड़ी रैलीज हुई है, उसके कहीं जो ग्रांट है, इंसेंटिव्स है, वो मोदी जी ने पिछले साल में कार्यक्रम किए, और पिछले 3-4 महीने में अमित शाह जी के कार्यक्रम वहां पे, उससे सफलता मिली है। एक और जो बदलाव हुआ, और ये बड़ा बदलाव हुआ, सितंबर में हुआ पिछले साल, आपने सीएम बदल दिए, मंत्री बदल दिए, उसका क्या फायदा हुआ? ध्यान रखें कि आपके बहुत सारे दोस्त भी होंगे इनमें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी, उन्होंने पूरी टर्म काम किया। 5 साल उन्होंने काम करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के ऑल लीडर हमारे भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने। खास तौर पे विजय भाई ने ये चुनाव में भी गुजरात के अलग अलग सेक्टर्स में बहुत ही बड़े पैमाने पे उन्होंने सभाओं में गए हैं। नितिन भाई पटेल ने भी काफ़ी सभाओं में भाग लिया है, और दोनों लीडर्स ने बहुत ही अच्छा काम नीचे तक किया है। भारतीय जनता पार्टी एक संयुक्त परिवार है, यहाँ पूर्व और वर्तमान ऐसा कुछ नहीं होता है, सब लोग साथ में बैठ के काम करते हैं। आज भी भूपेंद्र भाई पटेल और हमारी पूरी टीम, जो पहले की जो टीम थी, उनके साथ बैठ के मार्गदर्शन लेके एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और अनुभव शेयर करके आगे काम बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक संयुक्त परिवार की भावना से काम ज्यादा होता है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रयोग था या संयोग था जो आपने इस तरह से बदला? ये तो अलग अलग कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं, जब मैं ये मान रहा हूँ कि युवाओं को पार्टी के सीनियर जो लीडर्स हैं, उनके मार्गदर्शन में युवाओं की मेहनत से काम चलता रहता है, और इसी प्रकार से काम आगे बढ़ता रहता है। अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी मिलती है। तो अब तो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये गुजरात में सफल हो गया, और मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, वहां भी ये होना चाहिए। जी ना, ऐसा मैं ये कोई एक्सपेरिमेंट और इसको ये ट्विस्ट करने के लिए विपक्ष कुछ भी बोले, लेकिन हम लोग तो टीम के तौर पे काम करते हैं। आप लोग शुरू से कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी 0 पे सिमट जाएगी, खाता नहीं खुलेगी, 5 सीटें आ गई, करीब 13% का वोट शेयर आ गया। कल हमने विजय रूपानी जी का इंटरव्यू किया, उन्होंने एक बड़ी बात कही। मैंने उनसे पूछा कि 5 जो विधायक जीते हैं, क्या आपकी ओर आ सकते हैं ये, जैसे कि कांग्रेस के 17 आ गए थे 2017 में जो जीते थे। उन्होंने क्लियर कहा कि हमारे दरवाजे अच्छे लोगों के लिए खुले हुए हैं और हमने दरवाजे बंद नहीं किए हैं। आपकी क्या राय है? विजय रूपानी जी हमारे बहुत सीनियर लीडर है, उन्होंने कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा। चलिए, ये जवाब ठीक है। मनोज, मेरा सवाल 2 भाग में है। पहला, आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे गुजरात में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं देती है, या किसी भी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को टिकट नहीं देती है? दूसरा, आम आदमी पार्टी का 13% वोट है, खतरा है बीजेपी के लिए? देखिए, 182 उम्मीदवार में उम्मीदवार मात्र समाज या ज्ञाति देख के नहीं दिया जाता,
उम्मीदवार हर एक कैपेसिटी के हिसाब से खुद के एरिया में काम करने वाले कार्यकर्ता के हिसाब से दिया जाता है। और ये कंपलसरी तो नहीं है ना कि हर एक कम्युनिटी के लोग हर 182 में आ पाए। और मेरा ये मानना है कि मुस्लिम और सब पार्टीज के लिए कहीं ना कहीं वोट बैंक है। हम गुजरात के सभी ज्ञाति के लोगों को एक समान हक देना चाहते हैं। तो हम कहीं ये समाज की राजनीति में हम नहीं पढ़ते हैं। और ख़ास तौर पे 13% की जो आपने बात की है, कहीं ना कहीं गुजरात के नागरिक और भारतीय जनता पार्टी साथ में मिलकर गुजरात की जनता की सेवा करने में एकदम तत्पर है। आने वाले 5 साल हम लोग साथ में मिलकर सब लोग गुजरात के कोने कोने में विकास की यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं शॉर्टकट की राजनीति जरूर से अपनाई है। और आप देखना कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं गुजरात की जनता इस प्रकार की राजनीति को नहीं अपनाती और एक्सेप्ट नहीं करती। आपको ये लगता है कि जो बीजेपी ने इस बार मुस्लिम बाहुल सीटें जीती, यानी वो सीटें जीती जो बीजेपी कभी जीतती नहीं थी, उसको आप कैसे पढ़ते हैं? उसकी क्या वजह लगाते हैं आप? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम सभी समाज को साथ में लेके क्षेत्र का विकास करते हैं। क्षेत्र के विकास में मोदी जी ने कभी भी ये नहीं देखा है कि वहाँ कौन से समाज के बहुमूल्य लोग रहते हैं। गुजरात के हर एक कोने का विकास करने की हमारी जो जिम्मेदारी है वो हमने बखूबी निभाई है, तभी आज ये प्रकार का रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहा है। इसमें जो आम आदमी पार्टी की बात हो रही थी, एक बात ये देखी गई कि सूरत में जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए तो उनको सीटें मिली, 27 सीटें मिली उनको। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल गायब थे, कहीं थे, पर हुआ क्या, वो रह क्यों गए? इतना हल्ला भी किया उन्होंने, इतना प्रचार भी किया, समाचार पत्रों में ऐड भी दिखाई दिए, वो उन्होंने स्वयं भी किया, इंटरव्यूज भी दिए। आपको क्या लगता है क्या वजह रही आम आदमी पार्टी गुजरात में रह गई? देखिए, उन्होंने षड्यंत्र करने की प्रयास तो जरूर से किया था, लेकिन उन्हें सफलता इसके लिए प्राप्त नहीं हुई क्योंकि गुजरात की जनता वो खास तौर पे इस प्रकार के षड्यंत्र में मानने वाले लोग नहीं है। आपने सूरत की बात की, सूरत में कॉरपोरेशन के चुनाव में उनको जो सीट मिली, कहीं ना कहीं कांग्रेस की कार्यकर्ता जो जमीन पे नहीं थे उसके वजह से उन लोग को वो सफलता प्राप्त हुई। कांग्रेस पर सवाल हो उससे पहले ये कहना गलत होगा कि आपकी जो रणनीति रही या जो प्रचार रहा या जो भी कुछ आपका रहा, आपके पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे नेता है। ब्रह्मास्त्र मात्र हमारे लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए है वो। मोदी जी ने ये देश को एक नई ऊंचाई दिलाई है। और भारतीय जनता पार्टी, और खास तौर पे अगर गुजरात की बात करोगे तो गुजरात के बेटे हैं, गुजरात उनकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, तो गुजरात के लिए तो जीवन भर वो ब्रह्मास्त्र रहने वाले हैं। मोदी जी ने कम से कम चुनाव डिक्लेयर होने के बाद एक के बाद एक नए इतिहास रचे गुजरात में। आप सोचिए कि 58 किलोमीटर का रोड शो, 1 मिनट के लिए वो बैठे नहीं है, घंटे भर तक लोगों को मिलना, उनको हाथ वेव करना कोई छोटी बात नहीं है। दिन भर कई सभाएं, उसके बाद दिल्ली में मीटिंग्स के बाद रोड शो, इस प्रकार के कंटिन्यूस प्रोग्राम्स, और फिर भी लोगों की सेवा के लिए छोटे छोटे मुद्दे चुनाव के बीच में भी याद रख के किस प्रकार से लोगों के बीच जाना चाहिए, लोगों के काम करने चाहिए, उसमें गंभीर था। तो मोदी जी ये देश के बेटा है, तो यहाँ की मेरे गुजरात की गाँव की माताएं उनको बेटा मानती हैं। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे आपने रोड शो में देखा होगा, मोदी दादा करके बुलाते हैं, तो ये उनका दिल का रिश्ता है। तो वो तो ब्रह्मास्त्र जीवन भर रहने वाले हैं। जीवन भर वो रहेंगे ब्रह्मास्त्र। हाँ, जब तक मोदी हैं, बीजेपी को गुजरात में कोई चिंता नहीं, पूरे देश में चिंता नहीं, पूरे देश में चिंता नहीं। अब तो दुनिया भर में आपने तो गुजरात के मोदी के नारे सुने। आजकल तो अमेरिका और लंदन में चुनाव होता है, वहां पे भी मोदी के नारे लगते हैं, आपने भी सुना होगा। हर्ष भाई, एक सवाल ये करना चाहूँगा आपसे कि ये जो रिजल्ट आए, रिकॉर्ड ब्रेक रिजल्ट आया, उसके बाद एक बात चली है कि आज तक बीजेपी धर्म के नाम का उपयोग कर रही थी, लेकिन इस बार तो बीजेपी ने धर्म का ही उपयोग कर लिया। मुझे बहुत दुख हो रहा है जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी को निष्फलता मिली है चुनाव में। उसके बाद
आदमी पार्टी के नेता का ये ट्वीट पढ़ा, मेरे गुजरात के युवाओं को सिगरेट, दारू, इस प्रकार की गलत आदतों में से बाहर निकालने वाली अनेक धार्मिक संस्थाएं, चाहे वो बाप्स हो, हरिधाम सोखड़ा हो, इस प्रकार की अलग अलग संस्थाओं द्वारा गुजरात के नागरिकों की सेवा में बहुत ही बड़ा उनका योगदान रहा है। इस प्रकार की बड़ी संस्थाओं पे इस प्रकार का आरोप लगाना वो सही तौर में कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि राजनीति में हार जीत होती रहती है, चुनाव आते जाते हैं, कभी सफलता मिलती है, कभी निष्फलता मिलती है, लेकिन आपकी निष्फलता आप इस प्रकार की संस्थाओं पे डालोगे, अगर धर्मों पे डालोगे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। मेरा ये मानना है कि हार जीत होती रहती है, हार को एकदम अच्छी तरह से हमें स्वीकारना चाहिए, लोगों के बीच मेहनत करनी चाहिए। इस प्रकार के बयान ठीक नहीं है। सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि इस बार चुनाव में देखा है कि 27% एन ऑल टाइम लो परसेंटेज कांग्रेस का रहा है, 10% सीटें ही वो जीत पाई है। तो सवाल ये है कि क्या इस बार नेता विपक्ष कांग्रेस को गुजरात में मिलने जा रहा है? नहीं, क्योंकि हमने लोकसभा में देखा था जब कांग्रेस की इस तरह से हालत हुई तो मोदी सरकार ने तो नेता विपक्ष पद नहीं दिया था। क्या गुजरात में वो मिलेगा? क्या आप उस तरह से उनको देने तैयार है? देखिए, लोकशाही की सबसे बड़ी अदालत जनता, और जनता के जनादेश में उन्होंने कांग्रेस को स्वीकृत नहीं किया है, तो हमारा कोई हक नहीं है। कानून जो विधानसभा के जो बने हैं वो कानून के हिसाब से विधानसभा चलती है, और लोकशाही का जनादेश जब जनता ने दे लिया है तो उस पर मुझे कुछ बोलना वो सही नहीं है, वो ठीक नहीं है। जनादेश जनता का है और वो सबको स्वीकारना पड़ता है। ये बताइए, बात तय हुई, आप गृह मंत्री बनने वाले हैं कि नहीं? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और जीवन भर कार्यकर्ता बना रहूंगा। ये जिम्मेदारी मिलेगी कि नहीं, और कौन सी? गृह मंत्री पद की? अरे मैं गृह मंत्री हूँ, मेरे घर का मैं मंत्री हूँ हमेशा के लिए। एक जो चीज़ देखने में आई वो ड्रग्स जो पकड़ी जा रही है, वो कितनी बड़ी चुनौती है, क्या कर रहे हैं उसके लिए, क्या क्यों पकड़ी जाती हैं बार बार? और शराबबंदी है, फिर भी जहरीली शराब की बात हुई, लोगों की मौतें हुई। इस पर आपने कोई सोचा है, कोई बड़ा प्लान सोचा है? क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती है। दिबांग जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी जब राज्य की गृह मंत्री की बैठक लेते हैं, उस पर सबसे ज़्यादा उनका गंभीरता पूर्वक ड्रग्स पे उनका विषय होता है। ड्रग्स पकड़ने के लिए उन्होंने सेंट्रल एजेंसीज हर मुमकिन प्रयत्न और सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट्स को करती है। कहीं ना कहीं गुजरात सरकार ने और भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात पुलिस ने एक बहुत ही बड़ी सफलता प्राप्त की। आप देखिए, पिछले 1.5 साल में हमने भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे जाके गोलियों का सामना करके ड्रग्स पकड़ा है। एक सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ, ये आपका एक तरीके से पर्सनल सवाल है। जब हम देखते हैं आपका बायोडाटा तो देखते हैं कि एजुकेशन में आपने सिर्फ 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की। क्या वजह रही कि आप आगे नहीं पढ़े? देखिए, मेरा एक बहुत ही निजी मामला है। कहीं ना कहीं मेरी माता कई दिनों तक बीमार थी, माँ बहुत लंबे बीमार समय थी? तक किया। वो मुंबई में एडमिट थे। मेरे पिताजी का आना जाना काफ़ी रहता था, और उसी वक्त मेरी बोर्ड की एग्ज़ाम्स थी। अच्छा, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में मैं सफल नहीं हो पाया। क्या और हुआ था तभी माँ मेरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मेरे फैक्ट्री में तभी 3000 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे थे, तो मेरी जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं वो काम की भी जिम्मेदारी थी साथ में, तो काम भी संभाला था, और 3000 लोगों की जो रोज़गारी थी वो कहीं ना कहीं बचाने में सफल हुआ। लेकिन एजुकेशन के मामले में मैं निष्फल हुआ था। मेरी पढ़ाई आज भी चालू है। मैं हर एक व्यक्तियों के पास से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयत्न करता हूँ। मैं जिनसे मिलता हूँ, कोई ना कोई सीनियर है तो सीनियर से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयत्न करता हूँ, और अगर मौका मिला तो फिर से परीक्षा यही साल दूंगा। यही साल देंगे परीक्षा? ये जी तो हाँ। बड़ी बात है और अच्छी बात है, और ज़रूर दीजिएगा। परीक्षा दूंगा, मेहनत करूंगा और सफलता प्राप्त करूंगा। जी, एक और आपसे ही जुड़ा सवाल है कि पहली बार हमने आपका सिर्फ नाम पढ़ा जब कुछ लोगों ने झंडा फहराया श्रीनगर में, आपका भी हमने कहा चलिए ये भी होंगे, गुजरात के होंगे। फिर जब ये कोविड वाला मामला हुआ तो दिखाई दिया। फिर हमने देखा कि बड़े नेताओं की मौजूदगी में एक छोटा सा व्यक्ति जाके प्रधानमंत्री जी को बता रहा है, पता चला यही है हर्ष सांघवी। ये कैसे हुआ? ये तीन विषय कहीं ना कहीं मेरे दिल के साथ जुड़ा हुआ है। लाल चौक की बात करो तो आज
आप भले लाल चौक में भारत का तिरंगा फहराते हुए देख पा रहे होंगे, लेकिन जब हम लोग तिरंगा लहराने गए तब वहाँ ऐसा समय हुआ करता था कि वहाँ पाकिस्तान के झंडे ज़्यादा और भारत के झंडे कम दिखते थे। मैं मोदी जी और अमित शाह जी का आभार मानता हूँ कि आज कश्मीर के लाल चौक पे कोई भी भारत का नागरिक जाके तिरंगा लहरा सकता है, उस प्रकार की व्यवस्था वहाँ की गई है। मोरबी की बात अगर मैं आपको बताऊँ तो प्रधानमंत्री जी ने वो बेहद दुखद दुर्घटना के स्थल पे आके जब वो विजिट कर रहे थे, मैंने कहीं ना कहीं वो दुर्घटना में भी मुझे बहुत चीज़ें सीखने मिली। मोदी जी जब ब्रिज पे आए तो उन्होंने बहुत ही बारीकाई से अलग अलग प्रश्न पूछे। अब मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा, हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन दूंगा। एक ऑप्शन आपका ये भी, आप कह सकते हैं पास, मतलब आप जवाब ही नहीं देना चाहते। आप युवा हैं, उम्मीद करता हूं हर सवाल का जवाब देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप भविष्य में खुद को केंद्र में देखते हैं कि राज्य में, केंद्र की राजनीति में देखते हैं कि राज्य की राजनीति में? मैं आज जहाँ काम कर रहा हूँ भविष्य में भी वही बूथ लेवल पे काम करना चलिए, चाहूँगा। भविष्य में आपको ज्यादा चुनौती कांग्रेस से लगती है या आम आदमी पार्टी से? यहाँ तो कांग्रेस और भाजपा का ही चुनाव होता है, तो चुनौती तो कांग्रेस से ही है। चलिए, 2 आसान सवालों के आपने आसानी से जवाब दे दिए। मेरा तीसरा सवाल है, मुख्यमंत्रियों की बात करें तो आपने काम देखा होगा नरेंद्र मोदी जी का जब यहाँ मुख्यमंत्री थे। अब आप भूपेंद्र जी के साथ हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के तौर पे आपको बेहतर मुख्यमंत्री कौन लगते हैं? देखिए, ये डबल इंजन की सरकार है। हाँ, वो तो केंद्र और राज्य है। मैं मुख्यमंत्रियों की बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री मैं नहीं। आपको बताता हूँ कि भूपेंद्र भाई पटेल बेस्ट है, मोदी जी सर्वश्रेष्ठ है। एक बेस्ट है, एक सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है। और मोदी जी ये विषय में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और हमारे जैसे हजारों लाखों स्टूडेंट्स, समाज सेवा का काम उनके पास हर एक विजिट में, हर मुलाकात में कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। चलिए, वो वाइस चांसलर हैं तो भूपेंद्र जी क्या हैं? हम सब, मैं ये बता रहा हूँ कि मोदी जी समाज सेवा की मैटर में वाइस चांसलर हैं और जब जब उनसे मिले तब अगर आप ध्यान से कुछ सीख के आओगे तो जरूर से समाज की सेवा करने में आपको कुछ नया सीखने मिलेगा। हर सामूहिक बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी सवालों के जवाब दिए। आपको बड़ी जीत है मिली है इस बार, उसकी बधाई और उम्मीद है कि आप अच्छा काम करेंगे। ड्रग्स पर मैं आपसे मौका मिलेगा तो जब आपका कार्यकाल समाप्त होगा फिर सवाल पूछूंगा। मेरी आपसे एक विनती है कि आप ड्रग्स के मैटर में खास तौर पे गुजरात सरकार ने, गुजरात पुलिस ने जो काम किया है उस पर वो आंकड़े जरूर- आप जरूर से एक बार स्टडी करना और उससे कहीं ना कहीं अलग अलग राज्य को एक नई दिशा मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।